नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में पिछड़ा वर्ग जिसकी जनसंख्या 55% से लेकर 60% के बीच में है और SC/ST वर्ग की जनसंख्या तकरीबन 25% से लेकर 30% के बीच में है। ऐसे में इतनी बड़ी जनसंख्या को उनके पूर्वजों बुद्ध और अशोक से दूर करके उन्हें पाखंड के दलदल में ढकेलने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र होते आए हैं। पूरी धरती पर अब तक के हुए सबसे महान सम्राट अशोक को नीचा दिखाने, मौर्य वंश का गौरवशाली इतिहास को जमींदोज कर उनके ही वंशजों को ब्राह्मणवाद के जाल में फंसाने के लिए चाणक्य नामक एक फिक्शन किरदार खड़ा किया गया है, जिस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो नंबर 41 तथा 93 बना चुका हूँ। एक प्लेलिस्ट भी मैंने अवेलेबल करा दी है, वहां से भी आप जाकर इसे देख सकते हैं। लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जो यह कमेंट कर रहे हैं कि चलो मान लिया जाए कि अर्थशास्त्र चाणक्य नीति पिछले 100-150 सालों के अंदर लिखी गई हो, लेकिन उसमें जो फिलॉसफी है उसे कोई साधारण ब्राह्मण कैसे लिख सकता है। यह सवाल काफी अच्छा है, लेकिन यह सवाल उस तरह से है कि जैसे कोई अनपढ़ गंवारों का गैंग यह दावा करे कि वह सबसे ज्यादा साइंटिस्ट है, सबसे बड़ा बुद्धिमान है, जबकि उसने स्टीफन हॉकिंस, न्यूटन, आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन जैसे महान साइंटिस्टों के न तो रिसर्च कभी देखा हो न सुना हो। यही हाल है चाणक्य नीति का और अर्थशास्त्र का। दोनों ही मनोवैज्ञानिक तौर पे तथा सच्चाई से कोसों दूर हैं और सिर्फ अनपढ़ गंवारों के बीच डींग हाँकने के काम आ सकती है। अगर इसमें तनिक भी दम होता तो भारत हजारों साल तक कभी गुलाम न होता। इस फर्जी चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र चुटिया में लटका कर लोग घूमते रहे और 18 से 22 घुड़सवार लेकर 17 से 19 साल के लड़के भारत में आए और भारतीयों को आसानी से गुलाम बनाते रहे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान सुरेंद्र कुमार शर्मा जी ने तो पूरी एक किताब ही लिख डाली है इस विषय पर। किताब का नाम है कौटिल्य का अनर्थशास्त्र। इस पुस्तक में उन्होंने फर्जी चाणक्य के नाम पर खड़ी की गई गपोड़ लीला अर्थशास्त्र की एक पहलू, एक श्लोक की बखिया उधेड़ रखी है। यूं तो इस पुस्तक के हर चैप्टर में बखिया उधेड़ी गई है, लेकिन आज मैं आपको इसका एक चैप्टर जो कि पेज नंबर 101 पे है, अर्थशास्त्र या ब्राह्मणवाद, उसी पे फोकस करूंगा। अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 सूक्त 1 श्लोक 2 में लिखा है, ब्राह्मण का धर्म है अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना कराना, दान देना व लेना। क्षत्रिय का धर्म है पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, शस्त्र बल से जीवन निर्वाह करना और प्राणियों की रक्षा करना। वैश्य का धर्म है पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, कृषि करना, पशुपालन और व्यापार। इसी प्रकार शूद्र का धर्म है द्विजातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य की सेवा करना, वार्ता, खेती व पशुपालन, शिल्प, गायन, वादन एवं चारण भाट आदि का कार्य। अब इस श्लोक को देखकर आप समझ गए होंगे कि यही श्लोक तो मनुस्मृति में भी दिया हुआ है। फिर इसमें नया कौन सा रॉकेट साइंस दिया हुआ है? अब इस चाणक्य का रॉकेट साइंस, क्षत्रिय का काम यज्ञ कराना, शूद्र का काम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना और ब्राह्मण का काम इन सब की सेवा लेना और सबसे दान लेना। तो ये अर्थशास्त्र है या ब्राह्मणवाद है, आप खुद तय कर लीजिए। यानी कि ब्राह्मणों ने चाणक्य के नाम पे भी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद ही फैलाया ताकि नीचे के 3 वर्णों से दान गपोड़ सके। अब इस फर्जी चाणक्य के रॉकेट साइंस देखने के बाद इसे आगे के श्लोक पर भी नजर डालें। अपने वर्ण का धर्म पालन करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका पालन न करने से वर्णों और कर्मों में संकरता आती है। अंतरजातीय विवाहों से वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं, जिससे लोक संसार समाज का नाश हो जाता है। इसीलिए राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा को अपने वर्ण धर्म के इधर उधर न होने दे। अपनी प्रजा को वर्ण धर्म और वर्ण क्रम में प्रवृत्त रखने वाला राजा लोक और परलोक में सुखी रहता है। आपने कई सारी किताबों में पढ़ा होगा कि जो ग्रीक सेल्यूकस था उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया था, तो ये तो वर्ण संकर हो गया। तो अगर चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य था तो उसकी तो बात यहीं पर गलत हो रही है। अगर एक पल के लिए मान भी ले, हो सकता है कि यह सिर्फ स्टोरी हो, तो जो इस
इसने कहा कि अपने वर्ण के धर्म का पालन करना चाहिए, और दूसरी जगह यही वो मनुवादी हैं जो यह परोसते हैं कि चंद्रगुप्त तो दासी पुत्र था, अशोक तो दासी पुत्र थे, तो फिर उन्हें राजा कैसे बना दिया इसने? ये तो अपने ही थूके चाट रहे हैं। तो ये कौन सा अर्थशास्त्र है? और सबसे बड़ा इनका रॉकेट साइंस तो ये है कि अंतरजातीय विवाह से वर्ण संकर संतानें जो पैदा होती हैं, उससे लोक संसार समाज का नाश हो जाता है। जबकि हम जानते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज करने से जो संतानें उत्पन्न होती हैं उसमें कई तरह की अनुवांशिक बीमारियां खत्म होने के चांसेस होते हैं, और उनमें और भी कई नई सारी खूबियां आने के चांसेस होते हैं। यानी कि साइंस की तरफ से इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे इनका ये भी रॉकेट साइंस फेल हो गया। अब इतनी मूर्खतापूर्ण बात जिसने भी इस चाणक्य के नाम पर फर्जी अर्थशास्त्र लिखा है, वह कितनी घटिया मानसिकता रखता था, जो स्वर्ग और नरक का लालच दिखाकर भेदभाव रखने की बात कर रहा है कि अपनी अपनी कम्युनिटी में ही शादी करो। अब सोचिए, अगर यह 2400 साल पहले होता तो सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त कहीं न कहीं यह जरूर वर्ण व्यवस्था का जिक्र किए होते, लेकिन उनने तो कहीं भी वर्ण व्यवस्था का जिक्र ही नहीं किया। यहाँ तक कि उन्हीं के समय में जो मेगस्थनीज भारत में आते हैं, उनने भी भारत को 7 पार्टों में बांटा, लेकिन वहाँ भी कहीं भी उनने वर्ण व्यवस्था की बात ही नहीं की। यानी कि यह साफ है कि यह जो अर्थशास्त्र परोसी गई है, यह ब्राह्मणवादी मनुस्मृति और उसकी ही कुछ अन्य किताबों से कॉपी पेस्ट करके भारतीयों को मूर्ख बनाने के लिए जल्दबाजी में लिखी गई है। एक बात यहाँ और ध्यान देना है कि सम्राट अशोक जब बौद्ध मार्ग अपनाए तो आपने देखा कि उनने पूरी दुनिया में बुद्ध को जीवंत कर दिया। उनने अनेक शिलालेख लिखवाए, तरह तरह के पशु चिकित्सालय, मानव चिकित्सालय बनवाए, उन्होंने लोगों के लिए रोड बनवाए, दोनों तरफ पेड़ लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई और भी बहुत सारे कार्य किए। लेकिन चंद्रगुप्त के समय में अगर यह चाणक्य उनका गुरु होता तो चंद्रगुप्त चाणक्य को छोड़कर जैन या आजीवक बन जाते। दूसरी बात कि यह क्षत्रियों का कार्य यज्ञ होना बताता है, तो चंद्रगुप्त यज्ञ करते। भाई इतना इसमें ज्ञान था तो वो यज्ञ करवाता उनसे, लेकिन वो तो आजीवक बन गए, जैन बन गए। अब सोचिए, जो लोग कहते हैं कि चाणक्य 2400 साल पहले था, उसको इतना ज्ञानी बताते हैं। वो इतना ज्ञानी था कि एक शिलालेख भी नहीं लिखवाया, न ही कोई ऐसी याद रखवा गया जिससे कि लोग उसका भी अस्तित्व जान सके। जाहिर सी बात है कि यह फर्जी का चरित्र जैसे ही 19वीं और 20वीं सदी में मौर्य काल के प्रमाण मिलने शुरू हुए, तो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों ने मनुस्मृति और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों से ही हेर फेर करके एक नई किताब लिख डाली जिसका नाम दे दिया अर्थशास्त्र, और प्रचारित कर दिया कि यही उसका गुरु है, ताकि उनका सारा क्रेडिट गपोड़ सके। पूरी अर्थशास्त्र ही इसी तरह के गपोड़ ज्ञान से भरी पड़ी हुई है। अब पहले चैप्टर के 4th सूक्त के 8वें श्लोक, इसका हिंदी अनुवाद देखें। राजा उच्च कुलोत्पन्न शीलवान वेदज्ञ में निर्दिष्ट उपायों, टोने टोटकों आदि द्वारा देवी तथा मानुषी विपत्तियों का प्रतिकार करने वाले ब्राह्मण को पुरोहित नियुक्त करे। जैसे गुरु के पीछे शिष्य, पिता के पीछे पुत्र और स्वामी के पीछे भृत्य चलता है, वैसे ही राजा को पुरोहित के पीछे पीछे उसके कहे के अनुसार चलना चाहिए। देखा आपने? अब ये अर्थशास्त्र है या ब्राह्मणवाद है, तय कर लीजिए। भाई राजा को ब्राह्मण के पीछे पीछे घूमते रहना है, टोना टोटका करवाना है। अब बताइए, सम्राट अशोक जो पूरी दुनिया के सबसे महान सम्राट हुए, वो टोना टोटका करवा के बने हुए थे। यही है अर्थशास्त्र, और इसी को लिखने के लिए साधारण ब्राह्मण नहीं लिख सकता। बहुत बड़े विद्वान चाणक्य नाम का फर्जी चरित्र क्रिएट हो गया जो ये लिख रहा है। इतना बड़ा रॉकेट साइंस। एक पल के लिए यह भी कल्पना कर लीजिए कि अगर चंद्रगुप्त के समय में अगर सही में यह फर्जी चाणक्य होता तो भारत जरूर गुलाम बन गया होता, क्योंकि यह देखा गया कि इस तरह की पद्धति राजा ब्राह्मण के पीछे पीछे चले, उसी से सलाह लेने लगे। यह कार्य 8वीं सदी के बाद राजपूत राजाओं ने तथा अन्य क्षत्रिय राजाओं ने किया, और उसका भुगतान यह हुआ कि भारत 1000 सालों की गुलामी में हमेशा के लिए फंस गया था। लेकिन अर्थशास्त्र की गपोड़ लीला यही नहीं रुकती है, वह आगे प्रलोभन भी देता है कि आपको ब्राह्मण के पीछे पीछे घूमना ही पड़ेगा। अध्याय 1 के 4th सूक्त के 8th श्लोक को देखें। इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित से संवर्धित योग्य मंत्रियों से अभिचित और शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों, पूजा पाठों आदि का आचरण करने वाला राजा बिना युद्ध के ही अजेय एवं अलभ्य वस्तुओं को भी सहज में ही प्राप्त कर लेता है। तो देखा आपने, यहाँ पे राजा को इसने एक और पट्टी पढ़ा दी। बिना लड़ाई के ही आप अलभ्य वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, और नतीजा आपने देखा। जब भारत में मुस्लिम इन्वेडर्स आए और जैसे ही 8वीं सदी में ब्राह्मणवाद का उदय हुआ, इन्होंने यही सब बातें अप्लाई की थी
ही और पूरा भारत गुलाम बनता गया। राजाओं ने लड़ा ही नहीं भाई, बिना लड़े ही वो अलभ्य वस्तुओं की प्राप्ति में लगे यज्ञ और हवन कराने। और ब्राह्मण ने तो पहले से ही चाल खेल रखी थी कि उसे लड़ना ही नहीं है, इसीलिए वो क्षत्रियों का दरबारी बना और जब मुगल जीते तो फिर उनका दरबारी बन गया। तो ये इसी अर्थशास्त्र का कमाल था। अर्थशास्त्र राजा को इस तरह समझाने के साथ ही उसे धमकाता भी है, यदि वह ब्राह्मण पुरोहित का अनुगमन नहीं करेगा तो उसके श्राप से उसी तरह नष्ट हो जाएगा जैसे भोजवंशीय दांडक्य नामक राजा ब्राह्मण की कन्या का अपहरण करने के अपराध में उस कन्या के पिता के श्राप से सब परिवार एवं सराष्ट्र विनष्ट हो गया था। जैसे ब्राह्मणों से कलह करने वाला राजा जन्मेजय उनके श्राप से नष्ट हो गया था, और जैसे भृगुवंशियों से कलह करने वाला तालजंग तबाह हो गया था। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मौर्य वंश ऊंचाइयों पे गया या कोई भी कालखंड ऊंचाइयों पे गया वह ब्राह्मणों की चाटुकारिता से नहीं गया था बल्कि अपने कर्मों से गया था। और यहाँ पे यह श्राप का भय दिखा रहा है कि राजा नष्ट हो जाएगा, लेकिन इस श्राप का उपयोग इसने मुगलों, तुर्कों, अफगानों, ईरानियों के खिलाफ नहीं किया। आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मणवाद का दुश्मन कभी भी विदेशी नहीं रहे हैं, इसके दुश्मन हमेशा ही ओबीसी, एससी, एसटी और इन्हीं के पूर्वज रहे हैं। तभी ये इन्हीं को डराता धमकाता रहा श्राप से, यज्ञ से, लोक परलोक से, लेकिन ये विदेशियों का दरबारी बना रहा। तो दोस्तों आगे और भी मैं कुछ पहलू लेकर आऊंगा और इस कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र बताया जा रहा है उसकी एक एक श्लोक की बखिया उखेड़ी जाएगी। ये पूरी तरह से फर्जी किताब है जो ओबीसी, एससी, एसटी को मानसिक गुलाम बनाने के लिए लिखी गई है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।